अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पिछले 2 दिनों से मुल्की सियासी फ़ज़ा में आर्टिकल 149(4) की बात हो रही है, बहस हो रही है। पीपल्स पार्टी ये सोच रही है, समझ रही है कि इससे सिंध को शायद टेक ओवर करने की कोशिश की जा रही है, सिंध पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पर वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने आज एक बार फिर से बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर कानून ने कहा कि कराची को सिंध से अलग नहीं होने देंगे, मेरे बयान पर सिर्फ सियासत की जा रही है। फ़ारूक नसीम ने यह भी कहा कि कराची कमेटी से मुताल्लिक राब्ता करना वफाकी सवाबदीद है, जबकि कराची कमेटी ने अभी तक अपनी सिफारिशात फाइनल नहीं की हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस पर वावेला मचा रही है? क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि शायद वफाक की जानिब से सिंध को टेक ओवर करने की कोशिश की जा रही है? वज़ीर कानून ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि 50 करोड़ से ज़ायद खुर्दबुद के जो नैब केसेस हैं, इन पर सिर्फ C क्लास मिलेगी। दीवानी मुकदमात की तवालत कम करके साल 1.5 साल तक ला रहे हैं। इससे पहले वज़ीर कानून ने नैब के कवानीन में इस्लाहात पर भी बात की थी, जिसे अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया था। और वज़ीर कानून बारहा ये कह चुके हैं कि हम बहुत से कवानीन लाना चाहते हैं, इस्लाहात करना चाहते हैं, ऑपोजिशन हमारा साथ नहीं देती है। सवाल यह है कि हुकूमत अपने कानूनी इस्लाहात लाने का बात भी करती है, प्लान भी करती है, लेकिन ऑपोजिशन को साथ मिलाए बगैर हुकूमत इन इस्लाहात को मंजूर कैसे करवा सकती है, और ऑपोजिशन इस पर साथ देने को क्यों तैयार नहीं है? इस पर बात करने जा रही हूँ मैं। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, पंजाब के सदर और सीनियर सियासतदान कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, ये क्या एक हंगामा बरपा हुआ है 149(4) को लेकर? आप भी जानते हैं 149(4) जो कहता है कि अगर आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, इक्तसादी कोई सूरत हाल हो जिसमें वफाक ये समझे कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, तो इस पर सिर्फ वो डायरेक्शन दे सकता है, सिर्फ आपको हिदायत जारी कर सकता है। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों लग रहा है कि सिंध को टेक ओवर करने की कोशिश की जा रही है, कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, अलग करने की बात की जा रही है? क्यों आखिर? देखिए, इसका एक अपना माजी है। उसकी तरफ आने से पहले मैं एक वजाहत कर दूं कि फ़ारूक नसीम साहब बड़े मंझे हुए कानूनदान हैं, और उनकी जमात का कराची के बारे में एक अपना नुक्ता नजर रहा है। वो उसको सिंध से अलग करने के बड़े अरसे से ख्वाब देखते रहे हैं, और जो बात उन्होंने पहले दिन कही थी वो ये था कि आर्टिकल 149(4) के तहत फेडरल गवर्नमेंट को कराची का अमली इंतजाम टेक ओवर कर लेना चाहिए। जिस बात पे सब सिग्नल खड़े हुए या सब ने एहतजाज किया या सब लोग परेशान हुए, वो यकीनन यही था कि उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली इसमें इंटरवीन कर सकती है। लेकिन जब कायरा साहब आर्टिकल में लिखा नहीं, तो फ़ारूक नसीम साहब चाहते हुए भी नहीं कर सकते ना, जब आर्टिकल कहता नहीं है। फ़ारूक नसीम साहब ने जो कहा, यहाँ हमारे मुल्क के अंदर शरीफुद्दीन पीरजादा साहब, बड़ी तारीख है उनकी, वो इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी की क्या करते थे और अदालतों से उसके फैसले लेते रहे। ये बात हमारी तारीख का हिस्सा है। और जब फ़ारूक नसीम साहब ने ये कहा, उसके ऊपर एक वावेला हुआ, बड़े जोर का रिस्पॉन्स आया, मीडिया की तरफ से भी आया, पीपल्स पार्टी ने तो करना ही था, बाकी सिंध की जमातों ने भी किया। क्या पीर पगाड़ा साहब ने बगैर वो भी पीपल्स पार्टी के तहत किया, उन्होंने भी जब ये बयान सुना तो उस पर एहतजाज किया। उसके बाद उन्होंने अपने इस बयान से रिवर्स हुए और गवर्नमेंट ने इसकी वजाहत की, शाह महमूद साहब ने भी वजाहत की। लेकिन इसके वावेला इसलिए है कि ये अचानक नहीं आ गया ख्याल। हमारा ख्याल ये है कि जिस तरह इनका एक माजी है MKN का, कि वो सिंध को कराची से अलग और कराची को सिंध से अलग करने का बड़े अरसे से ख्वाब देखते हैं। इस पर बड़ी डिबेट रही, और फिर ये भी है कि इस वक्त आजकल बड़ी डिबेट है मुल्क के अंदर, विस्परिंग कैंपेन है कि जी सिंध की हुकूमत के ऊपर कोई अलगार हो रही है और सिंध की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की बातें की जा रही हैं। उसका भी एक शाखसाना ये हो सकता है। इस तरह के इकदाम करने के बाद एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल क्रिएट। तो आपको लगता है कि फ़ारूक नसीम MKN का एजेंडा लेकर चलना चाहते हैं? हुकूमत तहरीक इंसाफ की है वहां पर, सिंध में आप लोग बैठे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उनका अपना एक माजी है। मैं एजेंडा लेके चलने की बात और नहीं कर रहा, जितनी मैंने बात कही है वो ये कही है। और ये कहना ये करीने कयास है कि इसके पीछे कुछ अगराज़ो मकासद थे, लेकिन वो पूरे हो नहीं रहे। अगर हम इस पे खामोश रहें और वफाक उस पे जाके बाकायदा मुदाखलत वैसे तो हो ही रही है इन सिंध के अंदर। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट जो है
वो लोकल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दोनों को बाईपास करते हुए गवर्नर के जरिए और वहां के अपने जो जमात के लोग हैं उनके जरिए अगर कोई कमेटी बना के वहां पे काम कराना चाहती है तो ये सूबे के लेकिन फरोग नसीम साहब ने एक और बात की, कहते खुद भी काम नहीं करते, किसी को करने भी नहीं देते हैं आप लोग। देखिए, ये फरोग नसीम साहब के सारे सवालों का जवाब मैंने नहीं देना, जितनी बातें आपने की। अगर ये बात है फरोग नसीम साहब अपनी हुकूमत को अगर एडवाइस करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, करें। उन्हें कहें कि आपने जो 62 अरब का पैकेज अनाउंस किया हुआ है कराची के लिए, इस वक्त कराची की लोकल गवर्नमेंट ये कह रही है कि वी आर शॉर्टेज ऑफ फंड्स, हमें मशीनरी चाहिए, हमें फंड्स चाहिए ताकि हम ये सारा जो काम है इसके लिए मशीनरी दरकार है, मैनपावर दरकार है इस डिस्पोजल के लिए। तो आपको बार बार मेयर कराची कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं जी मुझे सिंध गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही। सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि जितना हमारे पास रिसोर्स था हमने दिया, अब हमें क्योंकि वफाक से जो डिविजिबल पूल से पैसा आना था पिछले साल वो 130 अरब के करीब कम मिला क्योंकि रेवेन्यू रिसीट कम हुई, तो उसके नतीजे में फरोग नसीम साहब ने आज कहा है कि जो फंड्स है ना वो स्कैटर्ड है, ज़ाहिर कमेटी बैठेगी, सब स्टेक होल्डर्स बैठेंगे तो फिर ज़ाहिर फैसला होगा। लेकिन ये बात बताइएगा कि अगर 140 मैं और गुजारिश कर रहा हूँ, वजीर आजम साहब ने ऐलान किया था कराची के लिए एक पैकेज का। जी बिल्कुल किया था। वो पैकेज कहाँ है? ये तो अब नई कमेटी बनी ना, उन्होंने ये नहीं कहा था इस पे कमेटी बना के मैं पैकेज देखूंगा। वो पैकेज उसके पैसे दे दे, और अर्जेंसी है, सिंध गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास पैसे हैं नहीं और उसके लिए हमने तो ये मेरे अपने प्रोग्राम में कल भी ये बात की थी कि इसी विफाक ने कराची के 3 बड़े अस्पताल अपने जिम्मे लेने का जो है ना वो एक बेड़ा उठाया था, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म भी दिया था, न जाने फिर क्या हुआ, विफाक जिम्मेदारी उठा नहीं सका, फंड्स दे नहीं सका, तो जुलाई में उन्होंने वापस कर दिया सिंध को, जी हम चला नहीं सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आर्टिकल 149(4) को उसकी स्पिरिट के मुताबिक यूज किया जाए तो भी एतराज है पीपल्स पार्टी को क्या? मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जो इजहार किया गया, जिसपे एहतजाज हुआ, वो क्या था? आज की वजाहत के ऊपर बात ना करें। हाँ। बात करें उस दिन जिस दिन ये बात हुई। आपने कहा टेस्टर लगा के देखा है। आपने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही है। उस पर जब एहतजाज हुआ तो विड्रॉ हो गई सारी बात। नहीं विड्रॉ नहीं हुआ, वो भी फैसला होगा, अभी काबीना में डिस्कस होगा, विड्रॉ कुछ भी नहीं हुआ। अगर उन्होंने इसका इत्तलाक करना है, काबीना में डिस्कशन होगी, फैसला होगा, जाहिर देखिए इत्तलाक करना है तो हम भी तैयार बैठे हैं। हमने तो कहा कि हम इसको बिल्कुल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। एडवाइस उन्होंने देनी है इकोनॉमी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कोई बात है तो जरूर करेंगे। वो उनका हक है। फेडरल गवर्नमेंट पहले भी सिंध गवर्नमेंट को बेशुमार फोरम्स मौजूद है, वो आप खत लिख के भी कर सकते हैं, आप उनको साथ वैसे भी बुला के कर सकते हैं। ये मैं पहले कह रहा हूं ना कि कराची की कमेटी है और उसमें आप सिंध के चीफ मिनिस्टर को या उनके मुतल्लिका लोगों को नहीं बुला रहे, गवर्नर जिनका कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं, कोई तरीकाकार नहीं, कोई रोल नहीं है, आप उनके जरिए वहां पे सारा काम अगर कराना चाहते हैं कमेटी बना के, तो ये पहले ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मामलात में मदाखलत है। लेकिन सिंध के साथ एक खास सलूक है हमारी फेडरल गवर्नमेंट का भी और हमारे बहुत सारे मीडिया के दोस्तों का भी, ये एक खास सलूक है। मैं जो बार बार इस बात पर इकरार कर रहा हूं कि जब हम एहतजाज करने चले थे, इस पे बातें हुई थी, तो जो पहला बयान आया था आप वो चलाइए, उसमें क्या कहा गया, क्या वो बयान और आज का बयान एक है फरोग नसीम साहब का? जब वो 2 मुख्तलिफ बयानात हैं तो हमने पहले बयान के ऊपर एहतजाज किया, अब एहतजाज के नतीजे में अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा कारी साहब, अली जैद की कराची क्लीन मुहिम, जाहिर है वो इंतजार करते रहे, देखते रहे कि सिंध हुकूमत इसको कर पाती है नहीं कर पाती है। उसके बाद उन्होंने बेड़ा उठाया, फिर मेयर कराची ने मुस्तफ़ा कमाल को भी इख्तियारात दिए, बहुत सी वजूहात की बिना पर वो वापस ले लिए। आप समझते हैं कि एक अच्छा इकदाम था विफाक का, अली जैदी साहब का, ये कामयाब हुआ? देखिए सिंध की गवर्नमेंट क्या कह रही है, कराची की लोकल गवर्नमेंट क्या कह रही है। वो कहते हैं जी अली जैदी साहब ने कुछ लोगों को लोकल इन्वॉल्व किया, हाँ। और उस कुछ पैसे से कचरा उठाया और डंपिंग साइट्स पे नहीं भेजा, बल्कि उसको मुख्तलिफ जगहों पे सड़कों पर रख दिया। आज वो विजिबल है। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है ना, कराची का कूड़ा वही है जो रूटीन में पहले भी आता था। कुछ हिस्से कराची के खराब थे, वहां सफाई का उतना अच्छा निजाम नहीं था, और कुछ हिस्से ठीक चल रहे थे। अब अचानक क्या हो गया कि इस महीने के अंदर कराची का कचरा जो है वो इतना ज्यादा हो गया है। वो रोज का रोज भी तो निकल रहा है ना, 13,000 टन रोज का रोज भी तो निकल रहा है ना।
मैं वही गुजारिश कर रहा हूं, वो तो रोज का रोज जा रहा है। हाँ। तो ये कचरा कहां से आया है? इसका मतलब है ये नालों से निकाल के सड़क पर रख दिया गया है। बड़ा सिंपल वाजे है। और वो सड़क पर रख के मीडिया उसको दिखा रहा है कराची का कचरा हर तरफ भर दिया गया है। वो किसने भरा है? यही मेयर कराची कह रहे हैं कि डंपिंग साइट पे नहीं लेके जा रहे। यही सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि हमने अली जैदी साहब को कहा कि हजूरे वाला इसको फलान जगह डंपिंग साइट पे ले जाएं। अब अगर वहां पे सिंध गवर्नमेंट उनको रोक दे काम करने से तो फिर एक नया काम होगा कि ये खुद नहीं करते, करने भी नहीं देते। तो इसको इस तरह पोलिटिसाइज किया गया है। मैं कह रहा हूं बार बार कि अली जैदी साहब की गवर्नर कमेटी की जरूरत नहीं है ना। आपको कह रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रहे, वो लोकल गवर्नमेंट का साथ दे रहे, आपके इत्तेहादी है उनको दे ले। सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें कायरा साहब। कानूनी इस्लाहात के ऊपर भी बड़ा हुकूमत का एक एतराज़ भी है। 12 हमारे प्रोग्राम में भी फ़रूक नसीम साहब कह चुके हैं कि अपोजिशन साथ नहीं देती है कवानीन बनाने में, मुख्तलिफ मामलात में इस्लाहात करने में हमेशा अपोजिशन रुकावट बन रही है। इवन कि अगर मफाद आमा के लिए भी कवानीन को बनाने हैं, तब्दीली लानी है, तो उसमें भी अपोजिशन रुकावट बन रही है। तो जाहिर है आप लोगों को साथ लिए बगैर हुकूमत कुछ कर नहीं सकती। इस बात का इदराक हुकूमत को भी है, तो आप लोग क्यों साथ देने को तैयार नहीं? अच्छा, आपके सवाल पे आने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूं। आपने भी अपने इंट्रो में ये बात कही है और बहुत सारे चैनल पे ये चली। जी प्लीज। वो ये है कि सिंधु देश की बातें की गई। जी, मुझे बड़ी हैरानगी है कि जो बात एक इंतहाई कंस्ट्रक्टिव रंग में कही गई, एक इंतहाई हदायत करते हुए एक लीडरशिप के तौर पे बात कही गई, उस बात को सिर्फ एक लफ्ज उठा लिया गया, उसके साको सबाक को छोड़ दिया गया है। क्या आपने वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ा है जो बिलावल साहब का है? जी हाँ, वो बांग्लादेश की पूरी माजी को लेकर उन्होंने बताया कि ज्यादतियां उनके साथ हुई। नहीं, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। इस स्टेटमेंट से पहले उन्होंने ये भी कहा, बांग्लादेश का भी जिक्र किया, उनके साथ ना हुई होती। उन्होंने ये भी कहा कि हम हमेशा इस वफाक के लिए लड़ते रहे हैं, जाने देते रहे हैं, जान देंगे, सर कटा लेंगे, हम ये नहीं होने देंगे। जो फरोग नसीम साहब फरमा रहे हैं, नैब के कवानीन हैं, बाकी हैं, एक तरीकाकार है। हमारे दौर में हमारे पास 126 मेंबर्स थे और सारे की सारी लेजिस्लेशन इत्तेफाक राय से हुई है। हमने कसरत राय से अपनी लेजिस्लेशन नहीं की थी, आईनी तरामीम नहीं की थी। आज गवर्नमेंट ने अगर करना है तो अपोजिशन के साथ बैठे, उनकी राय भी ले। ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट अपनी डिक्टेशन दे और कहे जो हम कह रहे हैं वही करेंगे। ऐसा नहीं चलता। अगर आपने कोऑपरेशन लेना है, जमहूरियत का तरीकाकार इख्तियार करना है, कंसेंसस बिल्ड करना है, उनके साथ बैठे, उनकी जो जायज आरा है उनको भी उसमें लेजिस्लेशन में समोए। आप उनकी आरा को खत्म ना करें। अगर आप अपनी राय डिक्टेट करना चाहते हैं, नालायकियां आपकी हैं, आप कर कुछ नहीं पा रहे हैं और इल्जाम यह है कि जी अपोजिशन नहीं करने दे रही। हम तो बार बार कह रहे हैं कि आए बैठे, इस पे बैठ के इत्तेफाक राय करें। हम कोई अकेली जमात तो नहीं है ना, बाकी जमातें भी हैं। सब अपोजिशन की जमातों को बिठाएं जिस तरह हम करते रहे। हमारा 5 साल का सबक मौजूद है, उसको खोल के पढ़ लें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के सियासी कज़न कहलाने वाले चेयरमैन पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने आज सियासत को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी सेहत के मसाइल और दीनी और इस्लाही कामों पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करने के लिए सियासत से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूँ। डॉक्टर ताहिरुल कादरी सानिया मॉडल टाउन को लेकर हम सब जानते हैं कि काफ़ी मुतहरिक थे। उसी को बुनियाद बनाकर उन्होंने 2014 में 2 माह से ज़ायद अरसे पर मुहित एक धरना भी दिया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सानिया मॉडल टाउन के शहदा को आज के दिन तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने 2012 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ और इंतखाबी इस्लाहात को बुनियाद बनाया, फिर इस्लामाबाद में 4 दिन का धरना दिया था। तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ फिर मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात के बाद धरना फिर 4 दिन के बाद ख़त्म कर दिया गया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की सियासत से दस्तबरदारी के बाद बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि अब जो सानिया मॉडल टाउन के शहदा हैं उनके लवाहिकीन की आवाज़ कौन बनेगा, कौन उनकी आवाज़ उठाएगा। सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सानिया मॉडल टाउन के शहदा के जो लवाहिकीन हैं इनको इंसाफ मिल भी पाएगा या नहीं, इसी पर मैं बात करने जा रही हूँ। पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब आपका। जैसे कि मैंने आपने अपने इंट्रो में कहा कि
ताहिरुल कादरी साहब के 2 धरने, 2012, 2014 का धरना, एक 2 महीने का धरना, 2014 वाला, 2012 का 4 दिन का धरना, जिनके खिलाफ वो धरना था 2012 में, उन्हीं के साथ मुज़ाकरात किए, बड़ी तनकीद भी हुई। अब सियासत से रिटायरमेंट के ऐलान के बाद क्या समझा जाए? डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी इन धरनों के बाद कह चुके कि जो मकासद थे धरनों के वो हासिल नहीं हुए, तो समझा जाए कि वो इस सिस्टम से इतना मायूस हो गए हैं, वो समझते हैं कि सिस्टम में इंसाफ एक आम आदमी को मिल नहीं सकता, इसलिए वो सियासत से रिटायरमेंट ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर ने इस मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स का एजेंडा दिया, इस्लाहात का एजेंडा दिया, और जो ये इस्तेहसाली निज़ाम है जो आम आदमी को इंसाफ देने में नाकाम रहा, बेरहम एहतसाब का जो एजेंडा था वो मुकम्मल नहीं हो सका। तो ये सारे इश्यूज थे जिनको डॉक्टर साहब ने उठाया। अगर 89 से ही लें कि पाकिस्तान अवामी तहरीक की उन्होंने दाग बेल 1999 में डाली, और उसके बाद सबसे पहला जो उन्होंने लॉन्ग मार्च इससे पहले किया था 93 में, वो मीनार पाकिस्तान से चेरिंग क्रॉस तक था, और उस लॉन्ग मार्च का एजेंडा था एहतसाब। और ये पहला पाकिस्तान की तारीख में एहतसाब के नाम पर एक लॉन्ग मार्च था, और उन्होंने पूरी कौम की तवज्जो और अदारों की तवज्जो मबजूल करवाई कि अगर इस मुल्क को आगे लेके चलना है तो फिर हमें एहतसाब जो है उसको भी अख्तियार करना पड़ेगा। बाद अज़ां फिर एहतसाब एक्ट भी आया, और फिर उसने नैब की शक्ल भी अख्तियार की। फिर डॉक्टर साहब ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए लॉन्ग मार्च किया, वहां पर हजारों खानदानों, हजारों नौजवानों, जिसमें वकला, जिसमें डॉक्टर्स, जिसमें पढ़ी लिखी मिडिल क्लास की भरपूर नुमाइंदगी थी, इस्लामाबाद तक किया। और फिर उस हुकूमत ने एक तहरीरी मुआहदा भी किया। इस तहरीरी मुआहदा इस बात का सबूत था कि निज़ाम इंतखाब के अंदर खला हैं, उनको दूर होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी सियासी एतबार से, अखलाकी एतबार से, लेकिन जो उनके मकासद थे खैर वो तो हासिल नहीं हो सके थे। नूरुल्लाह साहब, आज भी डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने वो कहा कि काफी बड़ी तनकीद की ना, और कहा कि तब्दीली वालों सुनो, क्या तो इलेक्टेबल्स लेना तुम्हारी मजबूरी थी? अगर 20 करोड़ अवाम को जलील करना था तो तमाशा क्यों लगाया, इतने हंगामे क्यों बर्पा किए? तो खैर धरना तो पीटीआई के साथ मिलकर आप लोगों ने भी दिया था, तमाशे तो तब भी लगे थे, रिजल्ट ना आपको मिला ना उनको मिला। देखिए, अवामी शऊर उजागर करना, कौम को एजुकेट करना, यह भी सियासी जमातों की एक बुनियादी जिम्मेदारी है, और डॉक्टर साहब ने अपनी इस जिम्मेदारी को बाहसन तरीके से पूरा किया है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि हासिल कुछ नहीं हुआ, देखें पार्लियामेंट ने किरदार अदा करना था, और पार्लियामेंट ने किसी भी इशू के हवाले से उस तरह का किरदार अदा नहीं किया जिस तरह अवाम तवक्को कर रही थी, या आज भी जैसे वो तवक्को अवाम कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट किरदार अदा नहीं कर रही। और एलिजिबल्स की जो डॉक्टर साहब ने बात की है, तो देखें वो दुरुस्त बात है। क्या आप स्टेटस को की कुव्वतों के साथ मिलकर तब्दीली का या इनकलाब के एजेंडे को अमली शक्ल नहीं दे सकते? आपको रिफॉर्म्स की तरफ जब आप आएंगे, आप अपने उस एजेंडे की तरफ आएंगे जिसके नाम लेकर आप निज़ाम इंतखाब का हिस्सा बने, पार्लियामेंट के अंदर आए। अभी तक सारी कौम इस चीज को महसूस कर रही है कि वो तब्दीली जिसका कौम ने ख्वाब देखा था, या आज भी जो ख्वाब देख रही है, अभी उस तरफ हमें उस तरह पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। तो मायूस होकर डॉक्टर साहब ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, सियासत छोड़ दी, इतना मायूस? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर साहब बिल्कुल तमाम इश्यूज के साथ उनकी फिक्री रहनुमाई रहेगी, मुयस्सर रहेगी। आज जैसे आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सुना कि वो एक बहुत बड़े एक तसनीफी और तालीफी प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। रिसेंटली कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया भी उन्होंने आया, फिर इसके बाद 40 जिल्दों पर मुश्तमिल उनका हदीस नबवी के ऊपर एक कुरानिक हदीस का इंसाइक्लोपीडिया आ रहा है। इसी तरह और बहुत सारे तालीमी प्रोजेक्ट्स हैं। ये बताइएगा, आप सानिया मॉडल टाउन से मुतालिक 9 मुकदमात जो है इस वक्त चल रहे हैं, आज भी जो सानिया मॉडल टाउन के शहदा हैं, उनके लवाहिकीन हैं, इंतजार में बैठे हैं कि कब इंसाफ मिले। आप लोगों को क्या अब भी इस हुकूमत से उम्मीद नहीं है? नून लीग की हुकूमत में तो इंसाफ मिल नहीं सका, अब क्या तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत के दौर में उम्मीद है डॉक्टर साहब को, आपकी पार्टी को, कि जो मॉडल टाउन के शहदा, उनके लवाहिकीन को इंसाफ मिल सके? आज भी सानिया मॉडल टाउन इस्तगासा केस के जो मुद्दई हैं जवाद हामिद साहब, आज भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उन्होंने अपना बयान कलमबंद करवाया है। और इस गुजरे हुए 5 सालों का कोई दिन ऐसा नहीं है कि हमने कानूनी चाराजोई ना की हो। देखें, इंसाफ जो है वो अदालतों से हमें मिलना है, और अदालतों के फ्लोर पर हम मौजूद हैं। जितनी भी कानूनी तौर पर
चाराजोई हो सकती है, कोशिश हो सकती है, वसाइल की खर्च करने की सूरत में बेहतरीन वकला की टीम अदालतों में उतारने की शक्ल में वो काम चल रहा है। और सानिया मर्डलटन के इंसाफ की आपने बात की, तो देखें इसका अवामी तहरीक से या मिनहाजुल कुरान से तल्लुक नहीं है। डॉक्टर साहब ने आज भी कहा कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये हमारी गैरत का हिस्सा है कि हम अपने कारकुनों को इंसाफ दिलवाने के लिए तमाम जिदोजहद जो है बरूएकार ला भी रहे हैं और ला रहेंगे। और डॉक्टर साहब बराह रास्त इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। और जो फिक्र डॉक्टर साहब ने निज़ाम की तब्दीली के हवाले से, आम आदमी को इंसाफ की फराहमी के हवाले से और हर किस्म के इस्तेहसाल के खात्मे के हवाले से डॉक्टर साहब ने जो एजेंडा दिया, जो जिदोजहद की और उसमें जो पेशरफ्त हुई, इंशाल्लाह पाकिस्तान अवामी तहरीक उसको लेके आगे चलेगी। और डॉक्टर साहब ने अपने आप को अमली सियासी सरगर्मियों से अलग किया है। उनकी जो फिक्री नजरियाती रहनुमाई है इंशाल्लाह वो हमें मुयस्सर रहेगी और जहां मुनासिब समझेंगे उनसे गाइडेंस लेंगे भी और हमें देते बहुत बहुत शुक्रिया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान अवामी तहरीक नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन जी, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया भर में कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा, वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार ये अल्फाज दोहरा रहे हैं। कल मुज़फ़्फ़राबाद जलसे से खिताब करते हुए भी कश्मीरी आवाम से यही कहा कि मुझे अक़वाम मुत्तहिदा जाने दो, इसके बाद बताऊंगा कि LOC की तरफ कब जाना है। हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म के खिताब को लेकर खुसूसी तैयारियाँ भी कर रही है। जुल्फ़ी बुखारी पहले ही न्यूयॉर्क पहुँच चुके हैं, जहाँ पर वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को जनरल असम्बली के बाहर कश्मीरी आवाम के हक़ में एहतजाज के लिए मुतहरिक करेंगे। जबकि वज़ीर आज़म के अक़वाम मुत्तहिदा दौरे के शेड्यूल के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की डोनाल्ड ट्रंप से 2 बार मुलाकातें भी मतवक्के हैं। अगर गुज़श्ता 5 सालों में वज़ीर आज़म के अक़वाम मुत्तहिदा के खिताबात पर नज़र डाली जाए तो नून लीग ने भी कश्मीर में भारतीय मज़ालिम को इसी फोरम पर बेनकाब किया था, इस पर बात की थी। लेकिन 2016 में खिताब जब किया नवाज शरीफ ने जनरल असम्बली से, तो ये तनकीद ज़रूर हुई कि कुलभूषण यादव का नाम वहाँ पर क्यों नहीं लिया गया। इस पर नून लीग को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब जो इससे पहले वज़ीर आज़म थे उससे कैसे मुनफरिद होगा मौजूदा सिचुएशन में, जो कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत की एक दास्तान रकम हो रही है। वज़ीर आज़म कैसे भारतीय बर्बरियत को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा दौरे से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान जो है सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का भी दौरा करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का ये तीसरा दौरा सऊदी अरब भी होगा। अक़वाम मुत्तहिदा से पहले सऊदी अरब के इस दौरे की क्या अहमियत होगी, और आज ही की ये खबर है कि पाक अफ़गान सरहद के करीब दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग के 2 वाक़यात पेश आए, जिसमें पाक फ़ौज के 4 जवान शहीद और 1 शदीद ज़ख्मी हो गया, जबकि जवाबी कार्रवाई में 2 शिद्दत पसंद भी मारे गए। पाक अफ़गान सरहद पर ये कशीदगी क्यों बढ़ रही है, इसकी क्या वजूहात है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब आपका। मुनीर साहब, वज़ीर आज़म का दौरा UN, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें भी होंगी, 27 सितंबर को जनरल असम्बली से वो खिताब भी करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि पहले भी जो वज़ीर आज़म थे इसी फोरम पर कश्मीर के पर जो भारतीय मज़ालिम है वहाँ पर इस पर बात करते रहे हैं। लेकिन मौजूदा सिनेरियो में, सिचुएशन में, जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में कश्मीर का मसला उठा रहा है, वज़ीर आज़म का ये खिताब कितना अहमियत का हामिल होगा? जी, मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म की जो ये खिताब तो बहुत इसकी अहमियत होगी, क्योंकि इस मर्तबा हमारा ये इरादा होगा कि जो मौजूदा हालात जो पेश हुए हैं, जो ये BJP की हुकूमत ने जो कार्रवाई की है वहाँ, उसकी हमने साये में उसको किस तरह से हमारा रिस्पांस होगा, पूरी स्ट्रेटजी और जो प्रपोजल्स हमारी होंगी वो वज़ीर आज़म वहाँ पेश करेंगे जनरल असम्बली से। तो ये काफ़ी अहम खिताब होगा। और इसके अलावा वो काफ़ी जो वहाँ हेड्स ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं उनसे उनकी मुलाकातें होंगी, और इसी मौजू पर हमने ये पूरी दुनिया का सपोर्ट लेना है
कि ये कश्मीर के मसले को अभी हल किया जाए। मुनीर अकरम साहब, जो एक तासुर है वो ये है कि जनरल असम्बली से खिताबात जो होते हैं, जो तकरीरें होती हैं, वो महज तकरीरें होती हैं, लफाजी होती हैं, सिंबॉलिक होती हैं। लेकिन आप समझते हैं कि यहाँ पर तकरीर करने से, भरपूर तरीके से कश्मीर का मसला उठाने से ऑन ग्राउंड सिचुएशन चल रही है, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, जो पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है, उससे कोई कश्मीरियों को रिलीफ मिल सकता है? हमें पता है कि फ्रांस में जो मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई, आप नहीं समझते कि उससे तो खुशफहमी हमारी खत्म हो जानी चाहिए कि ट्रंप कुछ कर सकता है? या फिर हमें अक़वाम मुत्तहिदा पे हमें डिपेंड करना है, हमें उम्मत मुस्लिमा पर डिपेंड करना है, या फिर अरब ममालिक के से हमें जो है ना कुछ उम्मीदें वाबस्ता रखनी चाहिए? कोई चेंज आ सकता है रियलिटी में जो हो रहा है वहां पर? जी देखें, चेंज ज़रूर आ सकता है, और ये जो मौका है और इस मर्तबा जो इरादा है पाकिस्तान की हुकूमत का, वो सिर्फ तकरीर करने का नहीं है। हमने बहुत सारी प्रपोजल्स, हमने सिक्योरिटी काउंसिल को पहले तो एक्टिवेट किया 50 साल के बाद में, उसकी अहमियत है। ये एजेंडा पे फिर एक्टिव हो गया है कश्मीर का मसला। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हमने जॉइंट स्टेटमेंट करवाई है, वहाँ से 58 मेंबर्स ने सपोर्ट किया है, और वहाँ प्रेशर हमने जारी रखा हुआ है। इसी तरह से जनरल असेंबली में भी इस मौके पे हम प्रेशर जारी रखेंगे, तकरीर से पहले और तकरीर के बाद में। और वज़ीर आज़म साहब मेरे ख्याल में बहुत सारी स्पेसिफिक प्रपोजल्स वो वहाँ पेश करेंगे एक्शन के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक्शन के लिए बहुत सारी, यानी कि स्पेसिफिक प्रपोजल्स वो पेश करेंगे। तो उससे हिंदुस्तान दबाव में आया हुआ है। अगर हमने ये दबाव नहीं किया तो अभी तक वो पता नहीं क्या और कर बैठे होते। मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई, आपको कहीं से लगा कि मोदी दबाव में है, भारत दबाव में है? ट्रंप साहब तो ये कहने की जुर्रत नहीं कर सके कि आप वहां से कर्फ्यू खत्म करें, जो बर्बरियत मचाई हुई है इसको खत्म करें। आपको उस रवैये से, उस मुलाकात से लगा कि भारत मोदी प्रेशर में है? कि देखें, मोदी साहब अगर प्रेशर में नहीं होते तो वहाँ कश्मीर में अभी तक और काफ़ी वाक़ये हो जाते हो वहाँ। अब वो सब दुनिया भर में कह रहे हैं कि नहीं, हम जो कर्फ्यू है उसको हटा रहे हैं, हमने टेलीफोन लाइन रिस्टोर कर दी है, हमने ये किया वो किया। वो सब दबाव की वजह से हो रहा है, इस तरह हवा से तो नहीं होता है। मोदी साहब ट्रंप से मुलाकात करने के मर्तबा अगर उनके चेहरे पे तो नहीं नजर आएगा कि प्रेशर में हैं या नहीं हैं। वो प्रेशर में जरूर हैं, हमने प्रेशर में डाला हुआ है उनको, और हम ये प्रेशर जारी रखेंगे। ठीक है मुनीर अकरम साहब, अब ज़रा अफगान की जो सिचुएशन है ज़रा उस पर भी बात कर लें, क्योंकि कहा जा रहा था कि जिस तरीके से अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुए हैं, अमेरिका एक बार फिर से पीछे हट गया है, तो कहीं इसका कश्मीर कॉज पर जो हमारी कोशिशें हैं इस पर असर ना पड़े। अब अफगानिस्तान में अमेरिका के कामयाब ना होने का इल्ज़ाम जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है। लेकिन आप समझते हैं कि व्हाइट हाउस ये इस प्रोपेगेंडे में आने वाला नहीं है, क्योंकि सदर ट्रंप ये जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। अगर ये मामला ख़राब हुआ है तो इसलिए ख़राब हुआ कि अशरफ गनी ने जो फाइनल उनका मुआहदा था, ड्राफ्ट था, जिसमें तालिबान कैदियों की रिहाई का मामला था, उसने दस्तखत नहीं किए। और फिर जब मुलाकात होनी थी तालिबान की अमेरिका में कैंप डेविड में, उन्होंने कहा तालिबान ने कि जब तक दस्तखत नहीं होंगे हम मुलाकात नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि व्हाइट हाउस समझता है कि इसमें पाकिस्तान का कोई मनफी किरदार नहीं है, पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का इसमें तो कोई हाथ नहीं था। ये उनकी अंदरूनी जो मसले हैं, जो अमेरिकन हुकूमत है उन वहाँ आपस में उनके कुछ इख्तिलाफ थे, और जो गनी साहब और जो उनके जो बाकी जो दोस्त हैं अफ़गानिस्तान में, उनके साथ भी कुछ डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से ये डिप्लोमेटिक जो मीटिंग और सिग्नेचर होनी थी वो अभी रुक गई है। मेरे ख्याल में ये वापस आएंगे, और मुज़ाकरा इन जो टॉक्स हैं वो वापस शुरू होंगी। इसके लिए फिर पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाएगा, दबाव डाला जाएगा कि एक बार फिर से आप तालिबान को जो टेबल टॉक पे लेके आए?
जी वो तो अब तालिबान तो टेबल टॉप पे आ गए हैं, बैठे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आज भी कल स्टेटमेंट दी है कि वो तैयार हैं वापस टॉक्स के लिए। तो मेरे ख्याल में अब हमारे ऊपर इसमें अभी तक तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है, इंशाल्लाह नहीं लगेगा, क्योंकि हमने तो सिंसेरिटी के साथ ये टॉक्स को फैसिलिटेट किया हुआ है और इंशाल्लाह इसको वापस ये रास्ते पे आ जाएंगे और इसका कोई मेरे ख्याल में मसला कोई हल निकलेगा, एग्रीमेंट होगी। वहाँ उसकी एग्रीमेंट होने के बाद में वहाँ अमन होता है या नहीं होता वो देखने की बात है। अभी तक उस पर कह नहीं सकते कि उसका पूरा नतीजा क्या निकलेगा। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क में एक बार फिर से डेंगू बुखार बड़ी तेज़ी से वबाई सूरत इख्तियार कर चुका है और अब तक 2900 से ज़ायद केसेस मंजर आम पर आ चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ शहरों में इससे मुतादिद अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें डेंगू पर काबू पाने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन अभी तक इंतजामात वैसे नज़र नहीं आते जैसा कि आने चाहिए या फिर जैसा कि माजी में किए गए थे। हम सब जानते हैं कि 2011 में जब डेंगू की वबा फैली थी तो इससे मुल्क भर में 21,204 अफराद मुतासर हुए थे, जबकि ये वबा सैकड़ों उस वक्त भी कीमती जानें थी वो ज़ाया हुई थी। तब डेंगू का ज़्यादा जोर पंजाब में था और तब की पंजाब हुकूमत जो नून लीग की थी उसने बिलाशुबा डेंगू के खिलाफ बड़ी कामयाब एक मुहिम भी चलाई थी, खुसूसी इक़दामात भी किए थे, जिनमें अस्पतालों में खुसूसी वार्ड्स का क़याम था, फिर निजी अस्पतालों में डेंगू का मुफ्त इलाज था, पंजाब भर में डेंगू का जो स्प्रे होता है वो भी किया गया था। बैनुल-अक़वामी सतह से खुसूसी टीम्स ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था ताकि डॉक्टर्स को डायरेक्शन दी जा सके। इन तमाम इक़दामात के बाद डेंगू पर काबू पाया गया था, लेकिन अब हमें पंजाब हुकूमत इस हवाले से उस तरीके से एक्टिव नज़र नहीं आ रही है। ना तो कहीं डेंगू के हवाले से स्प्रे हो रहे हैं, ना ही अवाम में आगाही के लिए इस पर मुहिम चलाई जा रही है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में खुसूसी बेड्स का क़याम तो ज़रूर हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बेड्स की तादाद भी नाकाफ़ी है और जो मरीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि डेंगू केसेस में इजाफा और हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर शहरी ज़ाहिर है उनमें एक तशवीश पाई जा रही है और अवामी मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत शायद इसके ख़ात्मे में संजीदा नहीं है। हमारे घरों में तो अभी तक स्प्रे तक नहीं किया गया है, लोग ये शिकायत कर रहे हैं। इस पर मैं बात करूंगी, मेरे साथ डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा, आप भी जानते हैं कि 2011 में भी ये वबा बड़ी तेज़ी के साथ फैली थी, जो डेंगू बुखार था, बड़ी जानें भी ज़ाया हुई थी, लेकिन उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा इस पर इक़दामात भी किए, काफ़ी एक्टिव भी नज़र आए, स्पेशल स्कूलों में छुट्टियाँ हुई, हर जगह डेंगू स्प्रे किया गया और हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ामात नज़र आए। इस बार ऐसा कम है, आप बता सकते हैं कि किस हद तक आप लोगों को डायरेक्शंस हैं इस हवाले से, क्या इस बार अरेंजमेंट्स हैं? देखिए, थैंक यू सो मच। डेंगू जिस वक्त दुनिया में कुछ तकरीबन 139 ममालिक में मौजूद है और इसका करेक्टरिस्टिक ये है कि जिस मुल्क का इसने रुख किया उसने कभी उसको नहीं छोड़ा। 1980 से ये केसेस पाकिस्तान में रजिस्टर हो रहे हैं और ऑफ कोर्स 2011 में जैसे आपने कहा ये दुनिया की सबसे बड़ी वबा थी, यानी कि वर्ल्ड में अभी इससे ज्यादा लोग नहीं मुतासर हुए किसी भी एपिडेमिक में, और वो बहुत बड़ा चैलेंज था और उस वक्त डेंगू की आगाही भी नहीं थी और प्रिपेयर्डनेस बिल्कुल नहीं थी। और उस वक्त जाहिर है एक हिस्सा तो ये था कि इसको प्रिवेंशन का और एक हिस्सा है इसकी ट्रीटमेंट का। लेकिन सबसे अच्छा तो ये होगा कि डेंगू किसी को भी ना अफेक्ट करे, यानी कि रेडिकेट हो जाए, जो कि 139 ममालिक में से कोई भी नहीं कर पाया, इंक्लूडिंग सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, सब इससे इसी तरह ही कॉन्स्टेंटली। लेकिन इक़दामात जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो तो लिए जाते हैं ना हर जगह, वो इस बार हमें नजर नहीं आ रही है। सेफ्टी मेजर्स तो लिए जाते हैं, बिल्कुल। इसको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसको कंटेन किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है, लेकिन दूसरी अच्छी चीज ये होगी कि अगर खुदा ना खास्ता ये फैलती है तो एटलीस्ट किसी की जान ना ले, बिकॉज ये दुनिया में डेफिनेटली एस्टेब्लिश्ड है कि ये एक बेनाइन इन्फेक्शन है, इससे किसी इंसान की जान नहीं जाना चाहिए। हम
बीइंग ए डॉक्टर ये कहते हैं कि जो डेंगू के साथ हमारे पास मरीज आता है, जिस तरह भी आता है, स्ट्रेचर पे आता है, व्हील चेयर पे, उसको चल के जाना चाहिए, उसको वापस व्हील चेयर पे नहीं जाना चाहिए। तो नो पेशेंट ऑफ डेंगू शुड एवर डाई। अगर वो मरता है तो इसका मतलब है या उसकी तशखीस नहीं हो पाई, या वो बड़ी लेट प्रेजेंटेशन है, या उसकी जो ट्रीटमेंट है वो नहीं सही हो पाई। जहां तक आप कह रहे हैं कि मेरा तो ख्याल है जाती तौर पे गवर्नमेंट ये भी काफी मुतहरिक है और इन्होंने बिल्कुल डेंगू वार्ड बनाए हुए हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स बनाए हुए हैं, और वहां जो दवाइयात की जरूरत है वो है। और अब इस वक्त हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में वो कैपेसिटी भी है कि वो इसकी तशखीस और ट्रीटमेंट कर सके। जहां तक इसकी प्रिवेंशन का सवाल है, डॉक्टर साहब पहले हमने देखा था घरों में टीम्स भेजी जाती थी, सब जानते हैं, घरों में टीम्स आई थी स्प्रे करने के लिए, बच्चों के स्कूलों में स्प्रे हो रहा था, कॉलेज यूनिवर्सिटी हर जगह हो रहा था, एक बाकायदा तौर पर आगाही मुहिम चलाई गई थी, हुकूमत जगह जगह इस तरह के प्रोग्राम्स भी अरेंज किए थे, हमें याद है, हम ज़ाहिर कवर किए हुए हैं। तो इस बार वो एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है। एटलीस्ट लोगों में अवेयरनेस तो आए कि बच्चे कैसे। आप देखिए, मैं उन प्रोग्राम्स का हिस्सा रहा हूं और हमने कोई तकरीबन 13 रिसर्च पेपर्स इंटरनेशनली पब्लिश किए हैं पाकिस्तान से, और एक रिसर्च पेपर 2011 पे भी हमने किया था कि जिसमें ये देखा गया था कि बर वक्त जो लाहौर में सबसे बड़ी एपिडेमिक थी, हॉटस्पॉट यहाँ था, उस वक्त एक वायरस नहीं, चारों ही वायरसेस, डेंगू की 4 वायरसें चारों ही एक ही हर अफराद में पाई जा रही थी। तो इट्स फेयरली कॉम्प्लिकेटेड। जहां तक आपके स्प्रेज का आप कह रहे हैं, मैं आपको ये बताता चलूं कि इसके स्प्रेज इज नॉट द प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर, क्योंकि जो हमारी अपनी स्टडी ने बताया है कि आपके 50 से 60% एडीज इजिप्शियाई और एबीडीज एल्बोपिक्टस जो के हैं, जो ये कॉज करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं एक मरीज से दूसरे इंसान में, वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं इन स्प्रे से। इंसेक्टिसाइडल रेजिस्टेंस बहुत हाई है पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर यूज हुआ इनका। अब जो इसकी मेन प्रिवेंटिव दुनिया में स्ट्रेटेजी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो गवर्नमेंट की इतने करने की नहीं है, वो मेरे और आपके और एक आम बाशऊर शहरी के करने की है। वो बिहेवियरल चेंज है कि जो हम तौर मुसलमान, जो 95% हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, हम कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। वो सफाई अगर हमारी जिंदगियों में आ जाए ना, तो ये डेंगू बहुत हद तक, देखें, कोई भी हुकूमत आपके जो एयर कंडीशनर के नीचे पानी टिपक रहा है, या जो आपके गमले के नीचे कनाली पड़ी है, या जो आपके रेफ्रिजरेटर के नीचे पानी खड़ा है, उसको नहीं देख सकेगी, या ये नहीं देख सकेगी कि आपके जो घर में पानी की टैंकी है वो उसको है। ये तो वो बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये डायरेक्शंस आनी चाहिए ना। आप एड्स इस तरह के बना दें, डॉक्टर्स को ऐसी अवेयरनेस चला दें, एटलीस्ट लोगों को बताया जा सके कि ये मेजर्स लें, पानी इकट्ठा ना होने दें, एटलीस्ट लोगों को बताएं तो सही, इससे बचा कैसे जा सकता है। देखें, जो दुनिया में सबसे कामयाब स्ट्रेटेजी है वो थाईलैंड की है, और वो एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है। वो ये करते हैं कि जिस घर को जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं उनके वॉलंटियर ज्यादा इसमें काम देते हैं, और वॉलंटियर प्रोग्राम होना चाहिए कि वॉलंटियरिंग खासकर स्कूल के बच्चों को और खासकर कॉलेज के बच्चों को, मेडिकल स्टूडेंट्स को मैं वॉलंटियर्स के तौर पे यूज करना चाहिए। वो घरों में जाएं, उनमें शऊर पैदा करें, स्कूल हेल्थ के इसको निसाब का हिस्सा बनाया जाए, और सबसे बढ़ के आप जैसे जीशान जो आप जैसे एंकर हैं शाजिया, उनको लेके हमें इसको आगे चलना चाहिए। और इसकी इंटरेस्टिंग, जब भी इसका चेंज कोई लाया है इफेक्टिव, वो बच्चे लाए हैं, वो स्टूडेंट्स लाए हैं, उनको इंटरेस्ट पैदा करें कि इसको डेंगू इस तरीके से बताएं थ्रू कार्टून्स, जो कि वो वॉच करें, एंजॉय भी करें, और उनको एक मैसेज भी जाए कि जो बच्चे ने जो चिप्स खाई है उसका रैपर किस तरह डिस्पोज ऑफ किया है। इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा है। जो हमने एक ड्रिंक पिया है उसका कैन कहां फेंका है, उसका जब ये शऊर आ जाएगा हमारे में, तो डेंगू 100% काफी हद तक कम होगी। और मैं आपको ये बताऊं कि ये गवर्नमेंट का काम है कि जो जौहर हैं, जो बाहर पानी गलियों में खड़ा है, वो उसने करना है। घर के अंदर जो इंडोर जो सोर्स रिडक्शन है, वो तो घर की औरतों ने और हमने करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अपना फीडबैक हमारे प्रोग्राम के लिए जरूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।